बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजी पाकिस्तान की तरफ से मैं हूं आपका एसईओ इंस्ट्रक्टर असफंद यार जुनेजो। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेबसाइट स्ट्रक्चर्स के बारे में कि वेबसाइट स्ट्रक्चर होता किस तरह है, उसे रीड किस तरह किया जाता है। देखें, एसईओ को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि जिस गेम में हम जा रहे हैं वो गेम के रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रूल्स नहीं समझेंगे हम उस गेम को अच्छा नहीं खेल सकते। इसी तरह एसईओ में आप लोग जो है जब तक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो आप उसके जो पेन पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, उसे नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्लाइड चलाता हूँ जी। सबसे पहले देखें, जो भी वेबसाइट होती है उसमें तकरीबन, वैसे मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट होती किस किस्म की हैं। तो वेबसाइट दो किस्म की होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी होती है डायनेमिक या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, हम उसे डायनेमिक भी कह सकते हैं, हम उसे रेस्पॉन्सिव भी कह सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट किस तरह की होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम चलते हैं एक वेबसाइट की तरफ। देखिए, ये मैंने एक वेबसाइट निकाली है। ये मैंने अमेरिकन एक बिज़नेस है उसकी वेबसाइट निकाली है। ठीक है, इनका काम मेरे ख्याल में प्लम्बिंग और कुछ इसी तरह की सर्विसेज है। तो ये वेबसाइट देखें, इसका लुक देखें। यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि किस किस्म का बैकग्राउंड है। इन्होंने बैकग्राउंड पे एक जैसे तस्वीर दी हुई है, एक दो तीन ये पांच, इन्होंने कैटेगरी, चार कैटेगरीज बनाई हुई हैं। उसके अंदर देखें मेन्यूज़ हैं, अलग से मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है, सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। देखें, हमने इसको किया मिनिमाइज़। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो अपनी शक्ल नहीं बदलती। मिसाल के तौर पे जब मैंने इसको इस तरह किया तो इट्स जस्ट लाइक ये मैं अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें लोगो जो है वो ओवरलैप हो रहा है और इसके बटन्स जो हैं वो गायब हो रहे हैं, और ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब देखें ये किस तरह इसकी सेटिंग ख़राब हो रही है। तो इस तरह की होती है स्टैटिक। और इसका बैकग्राउंड देखें वहीं पे ही है, ऐसे लग रहा है कि बैकग्राउंड पे किसी ने एक तस्वीर चिपकाई हुई है और इस तरह से ये वेबसाइट बनी हुई है। तो इसको हम सम काइंड ऑफ स्टैटिक वेबसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट हो गई। इसकी शक्ल जो है, इसकी सिचुएशन के साथ, मिसाल के तौर पर ये टैब की सिचुएशन है, देखें अब ये अपनी शक्ल चेंज नहीं कर रही है, ये लोगो ओवरलैप हो गया। लोगों को देखिए ज़रा, ये ओवरलैप हो गया मेन्यू के ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, ये वेबसाइट अपनी शक्ल चेंज करें। अब एक और वेबसाइट पे चलते हैं जो रेस्पॉन्सिव या डायनेमिक है। ये देखिए जी, ये वेबसाइट देखिए, ये भी एक, इसमें आप देखें तो ऊपर से कैटेगरीज हैं, जो भी मेन्यूज़ हैं कैटेगरीज है, उसके बाद लोगो है टॉप लेफ़्ट पे। अब देखें इसके बैकग्राउंड में कोई ऐसी, जिस तरह प्रीवियस वेबसाइट में तस्वीर थी उस तरह नहीं है इसमें। ठीक है जी, और इसमें पेजेस हैं और इसमें सोशल बटन्स हैं, इसमें एड्रेस भी है। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अच्छा, इस वेबसाइट को भी उसी तरह हम अगर करें तो देखें क्या इसकी शक्ल आती है। ये देखें, अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब इस तरह से अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें इस, ये अलाइन होती जा रही है। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो जी ये डिफरेंस था, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ तो ये अलाइन होती जा रही है। अब ये मोबाइल व्यू दे रही है मुझे कि मोबाइल में अगर मैं इस वेबसाइट को ऑन करूँ तो ये किस तरह की दिखेगी। तो ये एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, इसकी प्रॉपर सेटिंग हुई हुई है। तो ये चीज़ें होती हैं जी बड़ा ख्याल रखने की, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस किस्म की है, उस पर क्या क्या काम रहता है। तो सबसे पहले इसका तरीक़ेकार ये है कि हम अपनी एक नोट पैड या एक शीट बनाएंगे जिसमें हम वेबसाइट के पेन पॉइंट्स या प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई शीट बनाएं। अगर आपसे नहीं बनती तो कम से कम मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये हो गया। अब आपको मेरे ख्याल में समझ लग गई हो गई कि किस तरह, मतलब जज किया जाता है कि कोई वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कि आपको पता है ज़्यादातर पहले तो ये होता था कि स्टैटिक वेबसाइट होती थी तो मोबाइल यूज़र्स बहुत कम होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है 2012 के बाद 3G सर्विस आई है। तो उससे पहले जो है मोबाइल व्यू पे हमें अजीब सा, जैसे हम नोकिया के फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते थे जो पुराने फ़ोन्स हैं, तो उसमें एक अजीब सा बिल्कुल ऐसे लगता था कि HTML पे वो साइट बनी हुई है, कोई मज़ा नहीं आता था व्यू में। लेकिन अब बिल्कुल रिस्पॉन्सिव व्यूज़ आते हैं हमारे पास, क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव व्यू आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है, इस तरह की वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक होती हैं, वो ज़्यादा आई कैची होती हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट या आपकी वेबसाइट किस तरह की है। देखें, डिफरेंस क्या है अब दोनों में। स्टैटिक वेबसाइट बहुत ही लाइट वेट होती है, ठीक है, ये डिफरेंस है जी। अब मैं आपको दोबारा जाता हूँ स्टैटिक वेबसाइट पे। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है, इस पे जो तस्वीरें वगैरह होती हैं उनको अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट करके लगा दें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है। लाइट वेट किस तरह आपको पता चलेगा, कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम जाते हैं GT मैट्रिक्स पे। ये वेबसाइट है जी। किसी भी वेबसाइट की अगर आपको स्पीड चेक करनी हो कि वो साइट स्पीड उसकी क्या है, तो आप GT मैट्रिक्स पे जाएंगे। GT मैट्रिक्स पे हम जब इस वेबसाइट को देखते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट US की है, तो इस पे हम देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी है, पेज लोड में इसका टाइम कितना लग रहा है। तो ये अब जब तक कर ले, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लेता है कभी कभार, वो डिपेंड करता है वेबसाइट के लोड होने में। तो ये उसको सही तरह से जो है चेक करेगा और ये हमें बताएगा कि वेबसाइट की स्पीड क्या है। तो GT मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको आगे चल के, जो हमारा साइट ऑडिट और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन है, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या है और इसमें किस तरह से मेजरमेंट की जाती है। देखें, ये वेबसाइट जो है लोड कितने में हो रही है, ये पूरी लोड हो रही है 10 सेकंड में, 10.5 सेकंड। इट मीन, अच्छा, इसके कोर इश्यूज़ क्या है, इसकी ये ग्रेडिंग जो है A to Z मतलब ग्रेडिंग होती है, तो ये D ग्रेड दे रहा है इसको, मीन्स इट्स नॉट गुड, ठीक है। और परफॉर्मेंस रेट इसका आ रहा है 100 में से 62%। स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था स्टैटिक वेबसाइट, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अच्छा आ रहा है, सही है। और ये इसकी बाकी चीज़ें जो है मैं आपको बिल्कुल इस बारे में डिटेल से सारी चीज़ें समझाऊंगा क्या। लेकिन देखें, तस्वीरों की SEO नहीं हुई, तस्वीरें कंप्रेस नहीं, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। दूसरा, इसका सर्वर और कुछ और इश्यूज़ हैं उसमें, CDN क्या है, मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। ये देखें, ये इमेजेस जो हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा स्लो कर रही हैं, ये यहाँ पे पता चल जाता है, हमें सारे इश्यूज़ का पता चल जाता है। तो इसके अलावा एडवांस ऑडिट भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि एक वेबसाइट अगर 2.5 सेकंड से ज़्यादा लेती है लोड करने में, मोबाइल या PC या डेस्कटॉप पे, तो वो गूगल की नज़र में वो वेबसाइट स्लो है। याद रखिएगा, आपने जो भी वेबसाइट आगे बनानी है, हमने जो भी वेबसाइट्स बनानी है, जैसे कि हम अभी अपने इस जो है कोर्स में एक वेबसाइट, हम लाइव वेबसाइट बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, चाहे आपको वेब डेवलपमेंट आती हो या ना आती हो, लेकिन आपको वेबसाइट बनाना आ जाएगी वर्डप्रेस के थ्रू, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा इजी प्लेटफॉर्म है। तो आपको उसकी समझ लग जानी है कि किस तरह आपने कौन सी थीम यूज़ करनी है, किस तरह लाइट वेट आपने कंटेंट डालना है, जो वीडियोस और तस्वीरें आपने अपलोड करनी है वो किस तरह की करनी है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम वापस GT मैट्रिक्स पे जो है इस वेबसाइट को चेक करते हैं दोबारा कि इसकी स्पीड क्या आ रही है। तो ये तो आपने जैसे देखा था कि ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो इसको चेक करते हैं। अब इसका भी पता चल जाएगा कि देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूं कि ये दोनों वेबसाइट्स हमारे लिए SEOs के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि हम इनके बिजनेस ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये इशू हैं, हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 वेबसाइटें बताई हैं, इस तरह तो लाखों वेबसाइट डेली बनती हैं। तो SEOs के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें ये नहीं है कि ज़रूरी हम फाइवर पे जाएं या अपवर्क पे जाके काम मांगे।
हमारे लिए काम यही मौजूद है, लेकिन बस ये कि समझने की देर होती है। लेकिन इसके लिए आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, आप सही से अपनी पिच नहीं बनाएंगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। तो आइए जी देखें, इस वेबसाइट का ग्रेड भी डी है और इसका स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस आपके सामने, स्ट्रक्चर भी आपके सामने, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर 86 था, अब देखें इसका 58 आ रहा है। मींस इसके स्ट्रक्चर में बहुत काम बाकी है। ठीक है, वो एसईओस का काम होता है कि वो किस तरह डेवलपर को बताएं कि ये चीज़ें जो है, ये पेन पॉइंट्स हैं और आप इन पेन पॉइंट्स को जो है क्लियर करते जाएं। तो इस वो वेबसाइट लोड हो रही थी 10.7 सेकेंड्स आई गेस, और ये वेबसाइट लोड हो रही है 4.1 सेकेंड्स। हम इसकी स्पीड को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। ये इसके मेजर पेन पॉइंट्स हैं, ये आप देखें। ठीक है, इनको बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता है। ये तस्वीरें हैं जो इसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगवा रही हैं। ठीक है, और ये पोटेंशियल इसकी कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम अगर अवॉइड करें तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी लोड होगी। ठीक है जी, और ये रेंडर होने में ये इसकी फाइल्स हैं सीएसएस की, जो रेंडर होने में इसको मसला कर रही है। 2.6 सेकंड तो यहीं लग रहे हैं खाली इसको। तो ये आपके सामने है कि वेबसाइट को, जब भी वेबसाइट पे हम काम करेंगे तो वेबसाइट को सबसे पहले समझेंगे। ये मैंने दो छोटी सी मिसालें दी आपको, लेकिन अब आपका काम यह है कि आप गूगल पे जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स निकालें, उनको जीटी मैट्रिक्स पे जाके ऑब्ज़र्व करें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली कि नॉर्मली वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वेबसाइट पे होता है होम पेज, उसके बाद होता है पोर्टफोलियो। वेबसाइट की जो पोर्टफोलियो होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये देखें, सबसे पहले आपका आ गया होम पेज। ये आपका इंटायर जो है ये होम पेज है। ठीक है, जब देखें वेबसाइट का जस्ट एड्रेस आ रहा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आ गया पोर्टफोलियो, कि ये वेबसाइट है किस चीज़ की, ये भी जानना ज़रूरी है। नॉर्मली वेबसाइट अपना पोर्टफोलियो बता रही होती है कि ये वेबसाइट जो है मतलब फायर फाइटिंग सर्विस है या कुछ इसी तरह की सर्विसेज दे रही है, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आती है इन्फॉर्मेशन। ये पोर्टफोलियो में इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी, पर्सन और प्रोडक्ट जो भी आपकी है वो नॉर्मली होती है। उसके बाद आती हैं सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये सर्विसेज यहाँ देखें, ये वेबसाइट का होम पेज है, यहाँ पे देखें इनका पोर्टफोलियो है। उसके बाद आ गई सर्विस। ठीक है, ये ज़रूरी पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर। किसी भी वेबसाइट में ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस या मतलब चीज़ें दे रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर सिर्फ किसी बंदे की पर्सनल मतलब पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उस पर ये सर्विसेज नहीं आएंगी, वो सर्विसेज नहीं दे रहा, वो अपनी प्रमोशन कर रहा है। तो डिपेंड करता है इन चीज़ों पे कि आपकी वेबसाइट है किस चीज़ की। नॉर्मली हमारी वेबसाइट्स जो होती हैं बिजनेसेस की होती हैं, जैसे कि ये आपके सामने है, और इसकी जो है सर्विसेज आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, ये सारी सर्वे का कारपेट क्लीनिंग, कंटेंट क्लीनिंग, ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, ड्राई एयर टेक्नोलॉजी, ड्राई आइस ब्लास्टिंग वगैरह वगैरह, तो ये सारी सर्विसेज हैं। तो जी आपने अभी ये समझ लिया होगा कि किस तरह मतलब वेबसाइट्स जो है काम करती हैं। तो मैं आपको इसके अलावा ये बता रहा था कि ये जो है दो किस्म होती हैं वेबसाइट की। ठीक है जी, और ये सर्विसेज जो है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सर्विसेज में यही आता है कि व्हाट यू आर सेलिंग, और जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप क्या सेल कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस साइट ऑल अबाउट। ठीक है, क्योंकि वो साइट जो भी आपने बनाई है वो किस लिए है। उसके बाद आता है अबाउट अस। अबाउट अस में भी पोर्टफोलियो की तरह आपकी कंपनी प्रोफाइल होती है। उसमें आप ये बता रहे होते हो कि क्या चीज़ है कंपनी या वेबसाइट किस चीज़ की है, उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है अबाउट अस में। तो ये भी आप वेबसाइट्स में जाके देखेंगे तो लाजमी चीज़ आपको नज़र आएगी। देखिए, हर वेबसाइट में कॉन्टेक्ट्स और अबाउट अस भी होता है, लाजमी होता है। ठीक है, अबाउट अस के बगैर जो है वो साइट जैसे यूँ समझें कि अधूरी होती है। तो हम अब चेक करते हैं इस वेबसाइट पे। तो ये कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये देखें ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अबाउट में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कंपनी है किस चीज़ की। तो ये देखें, ये एक प्लम्बिंग सर्विस है, लोकल प्लम्बिंग सर्विस यूएस की। और ये इसके बारे में सारी बायोग्राफी इसकी दी हुई है कि कंपनी किसकी है, कहाँ पे है, वो सारा सारा कुछ उन्होंने, कि कब ये कंपनी जो है वो वजूद में आई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्लॉग
देखें एक और ज़रूरी चीज़ होती है ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉग में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, कीवर्ड्स जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं। वो आने वाले हमारे जो नेक्स्ट जो है मॉड्यूल है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लॉग, वाई ब्लॉग इज़ इम्पोर्टेंट इन वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट में ब्लॉग इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो देखें इसमें हम यहाँ पे कोई इन्होंने एक टॉपिक लिया हुआ है अपने काम के हिसाब से। एक टॉपिक जैसे विंटराइज इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, ये एक कीवर्ड है पूरा। इसके बारे इसको इन्होंने टारगेट किया हुआ है यहाँ पे इस ब्लॉग में, ठीक है। तो अब हम इसमें जाते हैं तो देखें ब्लॉग में जो डिटेल है इनके कंटेंट की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्लॉग सेक्शन ज़रूर है। अब गूगल को पता है कि ये एक ब्लॉग सेक्शन है और ये ब्लॉग है, लेकिन इसकी देखें यहाँ पे जो चीज़ पकड़ने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। कि देखें इन्होंने, ये है एक मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड है, ठीक है। अब हम जैसे ही इसके अंदर गए तो देखें ऊपर देखें ये पेज चेंज नहीं हुआ। ब्लॉग्स में प्लम्बिंग प्रोफेशंस ब्लॉग, और उसके बाद देखें ये। तो ये चीज़ ज़रा नोट करें आप, ये जो एड्रेस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज़ ये चेक करें। और किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं मोज़ पे। मोज़ एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, चलें इस पे इसके ब्लॉग सेक्शन को देखते हैं। ये ब्लॉग सेक्शन है इसका। अब मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक टॉपिक है एसईओ एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। जब मैं यहाँ पे गया तो ऊपर आप एड्रेस में चेक करें, एड्रेस में क्या हुआ कि इसका पेज चेंज हो गया। पेज देखें, अब ये गूगल को बता रहा है कि ये मोज़ वेबसाइट है। उसके बाद इसका सेक्शन है ब्लॉग सेक्शन, और ब्लॉग सेक्शन के आगे जो पेज बना हुआ है वो है टेक्निकल एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटीज़, ठीक है। ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आया कि मतलब स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी होता है कि हम गूगल को ये बता रहे होते हैं कि भाई हमारी सबसे पहले जो हमारा मेन पेज है, मिसाल के तौर पे ये मेरा मेन पेज है, ठीक है। उसके बाद मेरे मेन पेज के बाद देखिए स्लैश आ रहा है, स्लैश के बाद मेरी कैटेगरी आ रही है कि ब्लॉग सेक्शन के अंदर मेरा ये पेज बना हुआ है इस कीवर्ड पे। तो मैं गूगल को ये बता रहा हूँ कि मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो अब इस वेबसाइट में फ़र्क देखें और इस वेबसाइट में फ़र्क देखें। अगर मैं इसके ब्लॉग पे जाता हूँ तो ये देखें ब्लॉग सेक्शन तो है, उसके बाद ये टारगेटेड भी आ गया कीवर्ड यहाँ पे, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये गलत बनी हुई है उसकी। उसके बाद देखें नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर के बाद फिर जाके इसका टारगेटेड कीवर्ड आ रहा है, और उसके बाद देखें ये इस तरह का ये कोड आ रहा है। तो ये गलत स्ट्रक्चर है। ये कितना भी अच्छा ब्लॉग लिखे लेकिन ये कभी भी रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। तो आप लोगों को समझाने का मकसद यही था कि आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें, क्योंकि ये देखें ये छोटी सी गलती, हालांकि ये कितना बड़ा बिजनेस है। ये इनका नंबर दिया हुआ है, मैं चाहूँ तो इनको कॉल करके इनको मैं बता सकता हूँ, इनको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि भाई ये जो आपकी वेबसाइट है इसमें ये चीज़ों की जो है वो गलती है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मैं $100 लूँगा। अगर आप अपने डेवलपर से बनवा लें तो आपको मैंने बस प्रॉब्लम बता दी। तो अगर उसको मेरी बात सही लगेगी, अगर वो सीरियस बिजनेसमैन होगा तो वो कंसिडर करेगा हाँ यार इस बंदे ने मेरी एक कमज़ोरी पकड़ी है, ठीक है, और मुझे मुझे लगता है कि ही इज़ अ राइट पर्सन। सो दिस इज़ माई सीक्रेट टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है। मैं ना फाइवर पे हूँ ना मैं अपवर्क पे हूँ। अपवर्क में मैं बिल्कुल फेल हूँ, आज तक मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। मैंने बड़े वहाँ पे जो है बिड्स और बड़ी मतलब बहुत कोशिश की है मैंने जॉब्स लेने की, लेकिन मैं फ़ेल हूँ वहाँ पे। मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को कि मैं वहाँ फ़ेल हूँ, बट इट डज़ंट मीन कि मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते। मुझे क्लाइंट्स इस ट्रिक से बहुत ईजी मिल जाते हैं, बहुत ईजी तरीके से। और जब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ 10 ईमेल 5 ईमेल भेजता हूँ, मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। कोई एक ना एक रेस्पॉन्ड करता है, जो रेस्पॉन्ड करता है इट मीन कि ही इज़ इंटरेस्टेड, वो ही इज़ अ डैम इंटरेस्टेड, मतलब वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। मैंने कहा ना कि दो चीज़ों के लिए आप कभी भी परेशान ना होइएगा। एक आपका रिज़्क जो कि अल्लाह ताला के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। उसके लिए कभी भी परेशान मत हो जाइए। ये नहीं होना चाहिए एक मुसलमान को कि मेरा रिज़्क क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे मुझे कैसे मतलब
कोई जॉब मिलेगी, क्या करोगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा नहीं, ये सब आपके हाथ में नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा तब आपको मिलेगा। लेकिन इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं अपवर्क पे फेल हूँ, मुझे आज तक कोई ऑर्डर ही नहीं मिला वहाँ पे। मैंने इतनी सारी जॉब प्रपोजल्स भेजे हैं लेकिन मुझे नहीं मिला। तो इट डज़ंट मीन कि मुझे क्लाइंट नहीं मिलते। मैंने आपको बताया क्लाइंट मुझे दूसरे तरीक़ों से मिल जाते हैं, मुझे इन वेबसाइटों के थ्रू नहीं मिलते। ठीक है, एक तो क्लाइंट जो है वो रेफरेंस से आ जाते हैं काफ़ी, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो क्लाइंट आ जाता है आपको, वो बंदा रेफ़र करता है आपके लिए कि भाई ही इज़ अ वेरी गुड एंड ही इज़ गिविंग वेरी गुड सर्विस। ठीक है, तो ये चीज़। और दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, वो है आपका फ्यूचर, कि मेरा क्या होगा। यकीन करें, अगर आज से 15 साल या 20 साल पहले आप मुझसे पूछते तो आई हैड अ डार्क फ्यूचर, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा होगा क्या। नाउ आफ्टर 20 ईयर्स आई एम टीचिंग यू। तो मुझे तो पता नहीं था कि मैं डीजी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है मैं एसईओ सिखा रहा हूँ। तो यू नेवर नोस कि मतलब आपकी डेस्टिनी में क्या है, वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। जब तक आपकी स्ट्रगल नहीं होगी आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला। आप कोशिश जारी रखें। तो जी ये दो चीज़ें थी समझाने की, तो वो आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेज का स्ट्रक्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि वेबसाइट का आर्किटेक्चर किस तरह, स्ट्रक्चर के बारे में तो पता चल गया, लेकिन हम उसे आर्किटेक्ट किस तरह करेंगे, हम कोई भी वेबसाइट किस तरह बनाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक मिसाल हम देख लेते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको जो साइट दिखा रहा हूँ वो है amazon.com। अमेज़ोन का आपको पता है कि कितनी फेमस वेबसाइट है। ठीक है, दुनिया का तकरीबन नंबर 1 आप कह सकते हैं कि नंबर 1 ई कॉमर्स स्टोर है। इट्स अ ई कॉमर्स जाइंट। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट की तरफ। ये बनी किस तरह है, तो ये देखें, ये वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है। होम पेज के बाद जब हम कैटेगरीज में आते हैं तो ये देखें, इस तरह एक स्लाइडर हमारे सामने आ चुका है। ये है इसकी कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में हम किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं गया तो यहाँ पे देखें सब कैटेगरीज आ गई। अब सब कैटेगरीज के अंदर मैं कैमरा और फोटो पे जाता हूँ तो मेरे सामने क्या आती है, मेरे सामने उसकी मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आप समझें। देखिए, ये इसका होम पेज है इस तरह, और ये जो है इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए। अब मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये उस प्रोडक्ट का पेज आ गया। सबसे पहले amazon.com, उसके बाद जो उसका चार्जर, मतलब ये एक चार्जर है किसी कैमरा का, तो ये देखिए एक चार्जर का पेज, ये इसका कीवर्ड आ गया मैन। ठीक है, तो इस तरह आर्किटेक्ट करना पड़ता है वेबसाइट को। याद रखिएगा, आपका यूआरएल जो है, वेब एड्रेस, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब अमेज़ोन जैसी वेबसाइट है, इसको तो रैंक करने की कोई ज़रूरत, इसको रैंकिंग में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विदाउट रैंकिंग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, लाखों तो इसके बैकलिंक्स हैं। अब हम किसी नॉर्मल वेबसाइट पे चलते हैं कि नॉर्मल वेबसाइट किस तरह। अब मैं बाय कैमरा इन पाकिस्तान, ये जी मैंने एक कीवर्ड लिखा। अब कोई भी नॉर्मल ई स्टोर जो है, ठीक है, उस पे हम चलते हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये टॉप पे आ रहा है, इस पे जाके देखते हैं। ठीक है, अब ये कैमरा की कैटेगरीज आ गई, मुख्तलिफ़ कैमराज आ गए। यहाँ पे हमने देखा तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह बना हुआ है कैटेगरीज में। ये जो है कैमरा प्राइसेस इन पाकिस्तान। अब मैं वापस इसके होम पेज पे जाता हूँ तो देखिए होम पेज पे .com के अलावा और कोई भी नहीं चीज़ आ रही। अगर कोई इससे ज़्यादा यूआरएल आ रहा है तो इट मीन यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन यूआरएल, क्योंकि जब तक आप अपना यूआरएल का स्ट्रक्चर, जब तक आर्किटेक्ट को मेंटेन नहीं करेंगे, गूगल आपकी साइट को रैंक नहीं करने वाला। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि हर वेबसाइट का जो है एक अपना स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्ट होता है। जब तक उसको आप गूगल के स्ट्रक्चर के हिसाब से
मेंटेन नहीं करेंगे तो आप गूगल पे रैंक नहीं कर सकते। इसी तरह बिंग और याहू सर्च इंजन हैं, उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है उस पर। ठीक है, हर सर्च इंजन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक आपकी वेबसाइट मेंटेन नहीं होगी, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ये के जो है प्रोडक्ट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक प्रोडक्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए पहले था ये वेबसाइट का यूआरएल, अब देखिए ये प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरी चेंज हो गई यहाँ पे प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्लैश ये फिर DJI का एक प्रोडक्ट है गिम्बल आ गया। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये जो कीवर्ड है DJI पॉकेट 2 गिम्बल प्राइस इन पाकिस्तान, ये पूरा एक कीवर्ड है। उस कीवर्ड को इन्होंने एक पेज में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें जो है देखिए ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये इसमें कीवर्ड उन्होंने डाले हुए हैं। इसमें जो बात हो रही है इस पेज के अंदर वो DJI पॉकेट 2 गिम्बल की ही हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है, क्योंकि जब आप पेजेस बनाएंगे तो पेजेस जो है वो कीवर्ड के हिसाब से बनेंगे आपके। जो आपका कीवर्ड है या प्रोडक्ट है या कोई जैसे कि आपका कोई ब्लॉग है, ठीक है, अब इसके ब्लॉग में जाके देखते हैं हम। ये ब्लॉग सेक्शन में गए, अब ब्लॉग में देखते हैं कि ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो देखें ये ब्लॉग पे देखें ये अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्लॉग बनाया जाता है। तो ये इनकी एक प्रॉपर टीम है, जो मुझे लग रहा है ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है इनका। तो अब ये DJI FPV ड्रोन, चलें इस पर देखते हैं। तो ऊपर आप URL देखिएगा ब्लॉग सेक्शन, और ब्लॉग के बाद जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखें ये कन्वर्ट हो गया कीवर्ड में। ये इनका मेन पेज है जिसको इन्होंने फोकस किया हुआ है। ठीक है, और ये इसके बारे में पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आता है साइट URL, ठीक है, जो आपका होम पेज होता है। उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी, और उसके बाद आपका जो सेक्शन होता है, मतलब वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कोई कीवर्ड भी हो सकता है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपका जो सेक्शन है, उस सेक्शन के बाद कैटेगरी के बाद उस सेक्शन के बाद जो है आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी वेबसाइट का। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझानी थी। इसी तरह आप दराज पे चले जाएं। ये मैं आपको फ़िलहाल तो वो वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ जो ई-कॉमर्स हैं। आप कोई ब्लॉग भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा ब्लॉग जो मुझे बहुत पसंद है, ये वॉचफुल डैड के नाम से है जी, वॉचफुल डैड आई गेस। मैं ये ब्लॉग जो है मुझे बड़ा अच्छा, ये हाँ ये जी ये आ गया। तो ये एक ब्लॉग है। अच्छा, इस ब्लॉग की सबसे पहले देखें इसने जो अपना निच बनाया हुआ है, जो इसने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है वो बच्चों की हुई है। ये एक डैड है जो लिखता है ये सारी चीज़ें हैं, और इसका देखें बड़ी सिंपल वेबसाइट है, लेकिन इसकी कैटेगरीज़ को ज़रा गौर से देखें तो इसने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लगाई हुई हैं। आप देखें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जैसे 5 बेस्ट बेबी मॉनिटर्स, ये एक पूरा नीचे हो गया। जब हम इसके अंदर अब देखिए ये इसका मेन पेज है। मेन पेज के बाद जब हम किसी भी आर्टिकल पे जाते हैं तो मज़े की बात अंदर क्या है कि ये देखें ये इसका कीवर्ड आ गया मेन, जिसको इसने फोकस किया हुआ है। उस कीवर्ड के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, और उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद जो मेन चीज़ समझने वाली है, देखें ये कॉन्स एंड प्रोज वगैरह, ये इसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। लेकिन विद इन दैट आर्टिकल इसने जो है वो अमेज़ोन के प्रोडक्ट को अपनी साइट पे लगाया हुआ है। यानी कि अगर हम जाके इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें तो इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये होती है निच ब्लॉगिंग, जिसके बारे में मैं आगे अगले जो है हमारे मॉड्यूल्स आएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाते, अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हैं तो सिर्फ एडसेंस दुनिया में नहीं है जिससे आप मतलब कमा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत मतलब एडसेंस के आगे दुनिया और है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो वो वही बिल्कुल वही बात आ गई इधर कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ लोग, क्योंकि मैंने आज तक, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने आज तक एडसेंस पे काम नहीं किया। मैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स लगाता था जब भी ब्लॉग्स वगैरह पे। मुझे एडसेंस का पता ही नहीं है कि वो किस तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल जो पाकिस्तानी अवाम है उसको सिर्फ एक ही क्रेज़ होता था कि एडसेंस पे काम करना है, एडसेंस पे काम करना। जी मैंने नहीं किया कभी।
तो इट डज़ंट मीन कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती। मैंने दूसरे प्रोडक्ट लगाए, दूसरी सर्विसेज यूज़ की हैं, जिसमें से मैंने अच्छा खासा जो है उसमें से अर्निंग की है। कि कमीशन बेस, आपने एडसेंस क्या है, एडसेंस आपने एड्स दिखाता है, गूगल की सर्विस है, उसमें आपके एड्स पे क्लिक हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो बस। लेकिन ये देखें इस बंदे ने कितना ज़बरदस्त काम किया हुआ है कि इसने अपनी कैटेगरी, अपनी तस्वीर लगाई हुई है और इसने अपने बच्चों के साथ अपनी तस्वीर, देखें ये मार्केटिंग का तरीका देखें कि इसने अपने बच्चों की तस्वीर लगाई हुई है कि ही प्रिटेंड टू शो, ये शो करना चाह रहा है कि ये अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। ठीक है, ताकि जो भी इसके ब्लॉग पे आए वो ये देखे हाँ ये बाल बच्चों वाला आदमी है और इसको अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो ये दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखता होगा। ठीक है, तो देखें ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स आपने सीखनी होंगी, समझनी होंगी। जब तक ये टेक्निक्स आप नहीं समझेंगे तो आपकी सेल नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बेस्ट मतलब सेल करना चाहते हैं तो आपको ये भी दिखाना होता है कि आप खुद भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप खुद भी उसमें इन है। सिर्फ आपने सेल नहीं करनी, आपने उसको दिखाना है कि आप खुद भी उसके यूज़र हैं, आपको खुद भी उससे कंफर्ट मिल रहा है। तो ठीक है, अब हम इसके अगर आगे गए, देखें मैंने उसके एक लिंक पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, इसकी वेबसाइट पे आके मुझे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है जी, ये बेबी मॉनिटर है कि बेबी अपने कमरे में सो रहा है, मैंने उसके ऊपर वेबकैम एक लगा दिया, ये कैम है जी, मैंने उधर लगा दिया है और मैं अपने मोबाइल पे उसका व्यू देख सकता हूँ। तो ये देखने पे तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की प्राइस आपको पता चल गई, यहाँ पे ये प्राइस है। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हुआ या मुझे इसकी ज़रूरत हुई तो मैं इसके पेज पे गया, यहाँ जाके मैंने परचेज़ कर लिया। ठीक है, जब मैं परचेज़ करूँगा तो ऑब्वियसली इसको कमीशन मिलेगा। तो ये तरीका भी है जी अमेज़ोन से आप अब जो है अर्निंग, सेलर अकाउंट से अर्निंग कर सकें, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसमें से। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाऊंगा कि मैं अमेज़ोन पे इतना पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन अभी 15 तकरीबन 15 से 20 दिन हुए हैं कि मैंने काम किया है। अच्छा, सेलर अकाउंट मेरा जो है यूके के एक दोस्त ने मुझे प्रोवाइड किया, कहा सिर्फ और कुछ नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग करो और आप जो है अपनी जो एक्सपीरियंस है कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से उसमें से मुझे प्रोडक्ट निकाल के दो, मैं खुद ही प्रोडक्ट लगा लूँगा। मैंने उसे कुछ लिस्ट दी, तो एक दिन में उसको 14 ऑर्डर्स मिले एक दिन में, और अभी तक विद इन 15 डेज $1000 की वो सेल कर चुका है उसका अकाउंट। इवन एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसकी तकरीबन प्राइस $400 थी, वो भी सेल हो चुका है। तो मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि भाई, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि जो काम हम अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हैं वो हम अपने लिए क्यों ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में जो है वो सेलर अकाउंट अब रिसेंटली आया है, उसकी पूरी क्या है मतलब किस तरह से हम बना सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह जब तक आएंगी सामने तो इंशाल्लाह जब तक आपका ये कोर्स ख़त्म होगा तब तक आप लोग रेडी हो जाओगे इस चीज़ के लिए। तो ये भी आपके सामने देखें अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत अच्छा निच है। और आपको पता है बच्चे तो आते रहते हैं, ठीक है, बच्चे कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों में, आपके शहर में, मतलब बच्चे तो पैदा होते हैं ना, तो उनकी ज़रूरियात भी होती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो शॉप्स होती हैं जिसमें बच्चों के आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो हमेशा उस पर रश रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा निच है। मैं आगे चल के आपको निच के बारे में, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा निच के बारे में ही है, तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह बनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम व्यू करते हैं अपना स्ट्रक्चर के हवाले से बाकी। तो जी, वेबसाइट आर्किटेक्ट इज़ नाउ हाउ वेबसाइट पेजेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड लिंक टुगेदर। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये सारा आपको इसकी समझ लग गई होगी। और वेबसाइट स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो एसईओ के हवाले से मैंने उसके बारे में भी आपको बताया है। तो उसके जो मेन 3 रीज़न्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, इसमें अब देखें, पेजेस सेवरल क्लिक्स अवे फ्रॉम होम पेज में नॉट बी इंडेक्स। अब इस चीज़ को समझने की बहुत, ये जो स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसको समझने की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप साइट पे जाइए, आप ये देखिए कि आपकी कैटेगरी और पेजेस जो आप, जिसको आप गूगल को बताना चाह रहे हो, गूगल के क्रॉलर को बताना चाह रहे हो कि ये पेज मेरा इधर है, वो कितनी क्लिक्स दूर है। अब मैं ये पहले पेज पे गया, ठीक है, अब मैं लेंसेज पे गया, कैनन लेंसेज पे गया जी,
ये 2 पेज 2 क्लिक्स हो गए मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं कहाँ पहुँचा हूँ। ये सबसे पहले होम पेज, फिर कैटेगरीज, फिर कैनन लेंसेज। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी लेंस पे क्लिक किया तो अब देखें डिटेल यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, जो कैनन का जो लेंस मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल गया, इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि 3 क्लिक्स पे मैं पहुँच गया। अब बताने का मकसद ये है कि ऐसे ना हो कि आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट के जो क्लिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो बंदा जा रहा है अंदर, जा रहा है, जाता जा रहा है, उसको उसकी प्रॉपर चीज़ नहीं मिल रही। तो ये ना कीजिएगा कभी भी, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये है बैड एसईओ। ठीक है, इस एसईओ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट का वो पेज इंडेक्स नहीं होने वाला। तो इस चीज़ से बचिएगा। ये जो डायग्राम है ये यही चीज़ समझा रहा है आपको। ठीक है, कि इस चीज़ से बचें। जो क्रॉलर्स आते हैं वो देखें, सबसे पहले होम पेज होता है, उसके बाद कैटेगरीज होती हैं इस तरह, फिर सब कैटेगरीज होती हैं। तो ये इस तरह क्रॉलर आते हैं, ये सारी चीज़ आपकी वेबसाइट पे वो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से ज़रा बचिएगा कि वेबसाइट के जो क्लिक्स हैं वो बिल्कुल इस तरह। देखिए मैंने अभी होम पेज पे गया, उसके बाद मैं कैटेगरी में गया, उसके बाद मैं प्रोडक्ट पे चला गया, जस्ट सिंपल। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ना कि प्रीवियस वाला जैसा कि मैंने दिखाया। ये 100% मतलब बेस्ट स्ट्रक्चर है वेबसाइट्स के लिए। तो अब आपको स्ट्रक्चर की समझ पड़ गई होगी कि किस तरह आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको किस तरह लेके चलना है। क्योंकि कुछ लोग कैटेगरी और मेन्यूज़ में जाके फंस जाते हैं। अक्सर मैं शुरू में जब मैं वर्डप्रेस यूज़ करता था तो मैं भी जाके फंस जाता था, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेन्यूज़ किस तरह, कैटेगरीज किस तरह, और वो अलाइन नहीं होते थे, जिसकी वजह से वेबसाइट के इंडेक्सिंग में बड़ा मसला आता था। जब वो इंडेक्स नहीं होती थी तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट विजिबल नहीं होती थी, मेरे कीवर्ड्स वगैरह विजिबल नहीं नहीं होते थे उस वक्त। तो ये शुरू के वक्त की बातें हैं, जब हम नए नए एसईओ में आए थे, जब हम सीख रहे थे तो बहुत ज़्यादा तजुर्बे करते थे और उन गलतियों से हमें पता चलता था कि हाँ ये वजह है। फिर पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, कुछ लोगों ने गाइड किया, उसके बाद चीज़ों को समझना शुरू किया। तो आपके सामने तो अभी मैंने जिस तरह से, मेरे ख्याल में मैंने आपको ये समझाया है, मेरे ख्याल में एक 8वीं क्लास के छोटे बच्चे को भी अगर हम समझाएं तो उसको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले होम पेज बनता है, उसके बाद कैटेगरीज बनती हैं, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, उसके बाद कैटेगरीज आप डिफ़ाइन करते हैं अपनी सब कैटेगरीज में। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि सबसे पहले होम पेज, उसके बाद हम गए कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद देखें, ये देखें, ये होम पेज आ गया, कैटेगरी आ गया, फिर उसके बाद सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के बाद आप डिटेल अपने पेज में चले जाएं। ये 3 क्लिक हुए मेरे और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो ये जो वेबसाइट है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने जस्ट रैंडमली एक वेबसाइट जो है सर्च की है। तो आपके सामने अब ये है पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टोर दराज, और दराज का भी आप देख लें कि ये देखें, सबसे पहले हम वेबसाइट की पेज पे गए। ठीक है, तो ये पता नहीं क्यों इस तरह आ रहा है, वो मुझे पता नहीं है, वैसे ये क्लियर होना चाहिए इनका, जस्ट हमें ये देखना चाहिए इस तरह से, लेकिन शायद मेरे ब्राउज़र में या कुछ, हाँ देखें अब सही हो गया। ठीक है, मेरे मेरे पास मसला था। तो देखें अब इसकी ये कैटेगरी में आया, मिसाल के तौर पे मुझे मोबाइल्स चाहिए, मैं मोबाइल्स में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या चेंजिंग आई। देखिए सबसे पहले दराज आया, उसके बाद स्लैश के बाद स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन के बाद पेजेस। ये देखें, ये इस तरह नहीं आना चाहिए, वैसे ये कोई दराज वालों को बता दे। चलें जी, अब हम किसी भी मोबाइल के पेज पे जाते हैं। अब देखते हैं इसकी कैटेगरी कहाँ पे पहुँची। तो ये दराज डॉट पी के, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद जो हमारा कीवर्ड है, जो मेन पेज है, वो देखें इन्होंने कितना बना, मींस मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टेल है, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बनाया हुआ है। चलें ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम, यहाँ पे आपकी नौकरी दराज में बन गई। आप उनको बताएंगे कि भाई ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टेल है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें यहाँ पे कैटेगरी, ये पूरे लिस्टिंग और ये सारा जो है, ये सर्च लिस्ट कैटेगरी, ये इस तरह का यूआरएल नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जाइंट है, लेकिन इसके अंदर भी देखें इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। सही है, ये इन्होंने अपना क्या किया हुआ है कि इस पूरे, इनको बजाय इसके कि इसको शॉर्ट करते, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करते, इन्होंने इसको लॉन्ग टर्म बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा,
कीवर्ड्स के हवाले से आपका अगला जो मॉड्यूल है उसके बारे में, उसमें जाके ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ लगे कि आप कम से कम ये गलती ना करें। ठीक है। तो बड़ी बड़ी वेबसाइटों में भी ये छोटी 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 गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है। अब मसला ये कि इनके पास, मुझे पता नहीं है कि एसईओ के लोग हैं या नहीं है, लेकिन आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले के, अगर आप रहते हैं कहीं करीब कराची में, तो आप इनके हेड ऑफिस जाके आप इनको दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें, तो या तो वो अपने लोगों से ही काम करवा लेंगे या तो आपको हायर कर लेंगे। दो तरीके हैं, लेकिन इनके पास जॉब्स आती रहती हैं। तो मैंने जैसा आपको समझाया था कि एसईओ वाले के लिए हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है, हर जगह। और एसईओ वाला जो होता है उसका काम ही ये होता है कि वो वेबसाइट में से गलतियाँ निकाले। ठीक है। गलतियाँ निकाल के वो डेवलपर को बताए। अगर आप एक डेवलपर हैं, अच्छे डेवलपर, और आप एसईओ सीख रहे हैं, तो आप यूँ समझें कि आप सोने से जो है कुंदन बन गए। मतलब इतनी ज़्यादा वर्थ आपकी बन गई। ठीक है। तो ये जी डिमांड है एसईओ की, और स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, जिसका मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट है, दराज जितनी तो नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है। और ये आपके सामने कैटेगरी आई, और इसके स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब हम चलें दूसरा, हो सकता है इसमें कोई फ़र्क हो। दोबारा देखते हैं जी, देखें दोबारा वही पेज आ रहा है, उसी तरह नहीं आना चाहिए इस तरह। इसको मैं ख़त्म करके फिर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब सही है। ठीक है। अब इसके बाद किसी और प्रोडक्ट पे जाते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर केयर पे जाते हैं। ठीक है। ये कैटेगरी हेयर केयर सही है। उसके बाद देखें कैटेगरी डिफाइंड, उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट पे हम गए। अब देखते हैं क्या होता है। ये दराज आया, उसके बाद प्रोडक्ट आया, उसके बाद ये हमारा जो मेन मेन जो प्रोडक्ट है उसका फिर लॉन्ग टेल में आ गया। लॉन्ग टेल भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल। ठीक है। ये कीवर्ड आ गया आपका। तो लोग ये सर्च करते हैं, इन्होंने शायद इसलिए कहा कि लोग पूरी पूरी कैटेगरी लिखते होंगे, शायद इनका सर्च इंटेंट इस तरह का आता हो सकता है इस वजह से इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन वैसे नॉर्मली इस तरह अगर हम अमेज़ोन पे जाएं, तो मैंने आपको अमेज़ोन का दिखाया कि इस तरह नहीं होता। वैसे आप इनकी कैटेगरीज देखें। चलें जी, ये मिसाल के तौर पे फाइन टीवी देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें अब क्या चेंजिंग आई, और ये टीवी, ये प्रोडक्ट पेज पे हम आ गए। हाईसेन की टीवी है, तो ये देखें हाईसेन 14 इंच, ये देखें कंसाइज है, उससे उससे कम है। जो उसका दराज का जो है वो देखिए कितना कीवर्ड है, ये पूरा चल रहा है यहाँ तक। और यहाँ पे देखें इसने कंसाइज किया हुआ है। ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि क्या गलतियाँ आ रही हैं। ये बहुत ही बेसिक और माइनर गलती है, लेकिन अगर आप इसको करेक्ट कर दें तो गूगल में रैंकिंग में आपको बड़ा फ़र्क आएगा। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। अब ज़रा तरीके से, ठीक है, मैंने इस तरह ही इसको पेस्ट करना है। अब देखें यहाँ पे ये प्रोसाइज, ये मतलब बीच में जो स्पेसेस आ रही हैं, इसको गूगल ने पढ़ लिया, और देखें लिंक मुझे उसी जगह का मिला जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब दराज के इस प्रोडक्ट को जाके देखते हैं, हम गूगल पे कॉपी करके देखते हैं दराज का पेज आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें ये मसला होता है जी, यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल। अगर मैंने इसको सही भी किया तो मीन्स इनका ये पेज जाके देखें कौन से नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ में जाके आ रहा है। ये देखते हैं, वही पेज खुला, देखें खुला, लेकिन फ़र्क आया, फर्स्ट पेज पे नहीं आया। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि साइट स्ट्रक्चर जो है वो जितना प्रिसाइज होगा, उतना आपको गूगल पे कैटेगरीज, मतलब गूगल पे इंडेक्सिंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आगे चलते हैं जी। इंटरनल लिंकिंग वो क्यों ज़रूरी है, वो भी समझने की चीज़ है। इंटरनल लिंकिंग जो है वो आपके पेज पे मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क लाती है। अब मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ कि इंटरनल लिंकिंग की कैसे जाती है। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट वापस आ गए हम, यहाँ पे हम होम पेज पे गए। ठीक है। होम पेज पे हमने कोई भी आर्टिकल इसका सिलेक्ट किया, जैसे ये है, ये देखें जी, मैंने आर्टिकल इसको सिलेक्ट किया। ठीक है। अब देखें
इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इसने अपनी मेन जो है वो टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सब कैटेगरीज आ गई। अब आर्टिकल विल कवर, देखें इसने अपनी लिस्टिंग दी हुई है कि इस आर्टिकल में हम क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं। उसके बाद इसने देखें ये लिंक बनाए हुए हैं। ये लिंक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने तो अलग से पेज में खोला है, तो ये देखें ये लिंक मुझे कहाँ ले जाता है, प्रोडक्ट पेज पे, ठीक है। ये तो मैं गया प्रोडक्ट पेज पे, लेकिन उसके अलावा जब मैं नीचे जाता हूँ तो एक चीज़, ये दूसरे अपना जो है आर्टिकल्स उसके सामने आ रहे हैं उसी तरह के, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट भी आ गई इसकी, और यहाँ पे कौन सी चीज़ आती है इस, ये तकरीबन वही है मेरे ख्याल में, हाँ। इस पे देखते हैं, ठीक है, इस पे भी वही चीज़, मतलब इसने बंदे ने अपनी जो है, अब इसके सारे लिंक में चेक कर रहा हूँ कि कौन सा लिंक मुझे कहाँ ले जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसने अभी ये तो एक्सटर्नल लिंक लगाए हुए हैं, ये एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन इंटरनल लिंक में ये होता है कि यू कैन आल्सो रीड। जब हम रीडर को ये बताते हैं कि आप, मतलब उसका सर्च इंटेंट देखा जाता है कि वो इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, तो इसका सिमिलियर आर्टिकल में यहाँ पे जो है उसका लिंक लगा सकता हूँ इस तरह, कहीं पे भी किसी भी वर्ड में मैं उसका, जैसे मैं कोई भी हो, ये जैसे ये कीवर्ड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड है, इसको मैं जो है इंटरनल लिंक किसी और आर्टिकल में लगा सकता हूँ। तो इस तरह लिंक एक पूरा वेब बन जाती है, मतलब वेब मैं वो बोल रहा हूँ जैसे जाला होता है मकड़ी का, उसी तरह एक आप पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं इंटरनल लिंकिंग का, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कि वो आपकी साइट में नेविगेट किस तरह कर सकता है। ये चीज़ समझने की होगी कि आपकी साइट में ब्राउजिंग किस तरह हो रही है, क्योंकि एक सर्च इंजन मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी है जो आपके यूज़र की वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कौन सा सर्च इंजन है। मैं इस साइट पे आया, मैंने क्या क्या किया, इसको किस तरह पढ़ा, मैंने किस जगह क्लिक किया, वो सारी वीडियो बन के रिकॉर्ड होती है, यहाँ तक मॉनिटरिंग हो रही है हमारी। तो जी, आप जो भी अपने ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, याद रखिए ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ज़रूर हो रहा है, ठीक है। तो अब सर्च इंजन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं सारे, तो वो आपकी पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि किस आईपी से किस बंदे ने, किसकी जीमेल यहाँ पे लॉगिन है, वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। आप जो जो कर रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर हिस्ट्री पे रिलाई ना करें। अब तो मतलब यूँ समझें कि मैं आपको आगे चल के जब सर्च इंजन्स के बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ाऊँगा ऑन पेज, जब हम एसईओ में जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा सर्च इंजन ऐसा है जो आपके यूज़र की वीडियोस, एक्टिविटी वीडियोस रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो आपके सामने इंटरनल लिंकिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपनी वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल का एक या दूसरे आर्टिकल में जब तक हम लिंकिंग करेंगे तो हमारे ब्राउजिंग नेविगेशन, जो हमारे यूज़र की नेविगेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखें, इसमें ये बता रहा है कि पेजेस शुड नॉट बी मोर देन 4 क्लिक्स अवे फ्रॉम होम पेज, ठीक है। ये वही तरीका है जिसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि इस वेबसाइट पे ये वही चीज़ें सारी आ रही हैं सामने। देखें, हम होम पेज पे गए, उसके बाद जो भी मेरी कैटेगरीज हैं मैं वहाँ गया। ये मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूँ, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि जब भी आप कोई वेबसाइट या कोई पेज अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट करें तो वो 2 या 3 क्लिक से दूर ना हो। यहाँ पे गए, देखें, फर्स्ट क्लिक में हमारा होम पेज आया, उसके बाद हमारी कैटेगरी आई, और उसके बाद हमारा मेन पेज आ गया। बस ये 3 क्लिक्स पे हम पहुँच गए अपने प्रोडक्ट पे। तो जितना प्रिसाइज आप अपने लिंक को करेंगे उतना ज़्यादा इजी टू रैंक होगा, आपका गूगल में इंडेक्स भी होगा और इजी टू रैंक भी होगा। तो ये चीज़ है जी समझने की मेन, जो मैं आपको इस लेक्चर में समझाने की, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हमने एक प्रैक्टिकली एक वेबसाइट बनानी है अभी। तो मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि 10+ स्किल्स आप इसमें सीखेंगे। तो 10+ स्किल ऐसे ही नहीं सीख जाएंगे, उसको आपको प्रॉपर, मैं आपको एक एक चीज़ जो है
वो खुलासा करके समझा रहा होता हूँ। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज पे, बल्कि ये मैं लेक्चर एंड करूँ तो मैं एंड में जाके ये क्वेरीज पे आता हूँ। ठीक है जी। तो ये सारा आपको अभी स्ट्रक्चर का सीन समझ में आ गया होगा कि किस तरह होता है। अब आते हैं क्वेरीज पे, क्योंकि अब मुझे बाकायदा क्वेरीज रिसीव होना शुरू हो चुकी हैं। इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे उनका आंसर करूं। कुछ तो यहाँ पे, कुछ जो है मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिला तो अब जो आपको कोर्स जो मॉड्यूल मिलेगा उसके साथ में एक टेक्स्ट फाइल दे दूंगा, जिसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको वहाँ पे आने में और नेविगेट करने में आसानी हो। आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकें। आपकी किसी भी वक्त कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो ये मत समझिएगा कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपसे दूर है। आपका इंस्ट्रक्टर बिल्कुल आपके साथ है, हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आप बेफिक्र हो जाएं इस मामले में कि भाई कि आपको कोई परेशानी हुई और आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो अपना ख्वाब खरगोश में होगा, वो सो रहा होगा, नहीं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उसको आपकी फ़िक्र है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ तालीम मिलेगी, मैंने ये भी कहा था कि तालीम के साथ तरबियत भी होगी। तो एक क्वेरी आती है, कुछ दिन पहले एक क्वेरी आई, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाते हैं और आप बोर करते हैं हमें। तो जी मैं उनका जो है मैंने पर्सनली जाके उनके इनबॉक्स में मैंने उनसे पूछा, तो भाई आप मुझे सजेस्ट करेंगे मैं किस तरह पढ़ाऊँ, क्योंकि आप टीचर को बताएं कि वो किस तरह पढ़ाए। वो जैसे वो आपने एक मूवी में, बड़ी मशहूर मूवी है, बहरहाल मैं उसका नाम नहीं ले सकता, चलें, उसमें वो टीचर को स्टूडेंट बताता है कि वो किस तरह पढ़ाए, ठीक है, अगर उसकी गलती होती है। तो वो भाई वहाँ खामोश हो गए, वो मुझे कुछ कह नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा देखें, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग एसईओ फ्रॉम बिगिनिंग। मसला ये है कि उनको ये तक नहीं पता कि वेबसाइट बनती किस तरह है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह। इसीलिए मैं जो बोर आपको कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि उन बेचारों की फ़िक्र है मुझे, कि उनकी जो आती है, मुझे क्वेरीज आती हैं, वो कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया, आपने ये चीज़ एडवांस दिखाई, मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो जी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं जो है एक एक चीज़ को इतना लंबा खींच रहा होता हूँ। लंबा क्यों, मैं उसकी डिटेल आपको बता रहा होता हूँ। तो एक दो स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो एडवांस लेवल की एसईओ सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेजॉरिटी को देख के मुझे फैसले करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कि आपने अगर आगे चलना है तो फ़िलहाल मैं आपको आगे नहीं लेके चल सकता, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट्स का ख्याल है जो मेजॉरिटी में मौजूद हैं, उन्हें डिटेल में एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। अच्छा, एक तो मसला ये हो गया, ठीक है। दूसरा कि मॉड्यूल्स जो है आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देर से मिलते हैं, ये भी क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जी उसकी वजह ये थी कि बीच में हॉलीडेज़ थे ईद के, और रमज़ान भी था, और दूसरी चीज़ें। तो इसमें मैं अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ कि वाकई कुछ मेरी गलती भी, कुछ मेरी मसरूफियत, उसकी वजह से मैं आपको वक्त पे जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो नहीं दे सका। लेकिन इंशाल्लाह आपको आइंदा इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं उसके लिए आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ जी। और इसमें मैं कोई भी इसमें वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज़ करना चाहिए अगर आपकी जहाँ पे मिस्टेक हो। तो ये मेरी पर्सनली ये मेरी मिस्टेक है, इदारे की नहीं है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको आइंदा कवर करूँ, आपको वक्त से पहले हर चीज़ प्रोवाइड हो जाए। तो जी ये एक दो क्वेरीज थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से थी, तो मैंने आपको बता दिया। इसके हवाले से आपकी कोई भी और ज़्यादा आपकी क्वेरीज़ हों तो आप मुझे जो है फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में कोई इशू नहीं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल बिला झिझक बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस करें, क्योंकि मेरा नसीब, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा नसीब है, अच्छा है कि मुझे स्टूडेंट बड़े अच्छे मिल गए हैं। तो वो इतने ज़्यादा कॉरपोरेटिव स्टूडेंट मिले हैं कि वो मेरी जगह पे वो दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो जी यही चाह रहा था कि जब तक आप दूसरे की फ़िक्र नहीं करेंगे आपका अपना काम जो है वो मुश्किल होता जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने जो है मुझ पे बड़ा ख़ास करम किया कि मुझे स्टूडेंट बड़े अच्छे मिल गए। तो जी आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया है और इतना ज़्यादा सब्र किया है, क्योंकि मेरी इसमें कोताही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़नेस की वजह से मैं जो है वक्त पे डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आपको इस किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये मॉड्यूल हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं एक
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है अबाउट कीवर्ड्स, कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो आपको आगे चल के अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। लेकिन पता तो अभी आपको पता होगा कि मैंने मॉड्यूल 3 में मैं आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, मुझे अभी तक सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट रिसीव हुई है, उसके अलावा किसी की नहीं हुई। तो भाई असाइनमेंट्स के लिए आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, जब तक मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल भी करवाता चलूँ। मीन्स इस कोर्स की एंड तक आप एक प्रोफेशनल एसईओ बन जाएं और 10 से ज़्यादा स्किल्स पे आपको कमांड हासिल हो जाए। तो जी यही मकसद है मेरा कि इस कोर्स के दौरान ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला जो है इस मामले में मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरा मिशन है कि आप सब लोगों की प्रॉपर अर्निंग शुरू हो। ये मेरा मिशन है। अल्लाह ताला मुझे इस मिशन में कामयाब करे। आप लोग मेरे हक़ में दुआएं कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।